नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विरोधाभास पर बात होने वाली है। एक तरफ हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ एक आम इंसान का बटुआ हर दिन खाली क्यों महसूस होता है? इकोनॉमी तो तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर वो गरीबी या दबाव क्यों फील होता है? जरा इस सवाल पर गहराई से गौर किया जाए। अगर अर्थव्यवस्था सच में इतने शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, तो आम लोगों की सेविंग्स यानी बचत लगातार सिकुड़ती हुई क्यों लग रही है? दरअसल ये एक बहुत बड़े भ्रम और वास्तविकता के बीच का अंतर है। आज इसी नैरेटिव को डिकोड किया जाएगा और समझा जाएगा कि जो डेटा कागजों पर दिखाया जाता है और जो असल में हमारी जेब पर महसूस होता है, उसमें इतना बड़ा फासला आखिर क्यों है। तो चलिए एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण से शुरुआत करते हैं। हाल ही में एक सरकारी निर्देश सामने आया था, जहां नागरिकों से सीधे तौर पर कहा गया कि सोना खरीदना बंद करें। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि सरकार को सार्वजनिक रूप से आकर ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? लेकिन असल में यही वो एंट्री पॉइंट है जो हमें आज मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यापक अर्थशास्त्र की असली तस्वीर दिखाने वाला है। अब देखिए, भारत में हर साल लगभग 800 टन सोना आयात होता है। मतलब दूसरे देशों से खरीदा जाता है 800 टन। और दूसरी तरफ देश के भीतर कितना सोना प्रोड्यूस होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 टन। 800 टन के भारी भरकम इंपोर्ट्स के सामने सिर्फ 1 टन का डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस 800 टन सोने की कीमत हमें बाहर चुकानी पड़ती है। अब समझना ये है कि ये पूरी चेन आखिर काम कैसे करती है। होता क्या है कि एक आम सांस्कृतिक परंपरा के तौर पर जब भी हम सोना खरीदते हैं तो देश को उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है। इससे हमारे राष्ट्रीय डॉलर रिजर्व खर्च होते हैं। जब डॉलर कम होते हैं तो रुपये की वैल्यू लगातार गिरने लगती है। उदाहरण के लिए, जिस चीज़ के लिए पहले 85 रुपये देने पड़ते थे, उसके लिए 95 रुपये देने पड़ते हैं। और जब रुपया इस तरह गिरता है तो बाहर से आने वाली हर एक चीज़ और भी महंगी हो जाती है। अंततः इस पूरी साइकिल का सीधा और बहुत ही बुरा असर घरेलू बचत पर पड़ता है। अब महंगाई के इस पूरे चेल को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं, जिसे हम सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भ्रम भी कह सकते हैं। सरकार महंगाई को नापने के लिए जिस सीपीआई का इस्तेमाल करती है, उसमें लगभग 46% वेटेज, जी हाँ लगभग आधा हिस्सा, सिर्फ खाने पीने की बेसिक चीज़ों को दिया गया है, जैसे आलू, प्याज और टमाटर। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि अगर प्याज के दाम बढ़ते हैं तो वो सीधा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है और चुनावों पर असर डालता है। लेकिन चलिए इसे एक मिडिल क्लास रियलिटी के साथ कंपेयर करके देखते हैं। प्याज और टमाटर के रेट अपनी जगह हैं, लेकिन एक आम इंसान की सबसे ज़्यादा सेविंग्स असल में कहाँ ख़त्म हो रही हैं? वो ख़त्म होती हैं बच्चों की भारी भरकम स्कूल फीस और हेल्थ केयर यानी अस्पतालों के लंबे चौड़े बिल्स में। एक अस्पताल का जो ऑपरेशन कुछ साल पहले 2 लाख रुपए का था, वो आज बढ़कर 4.5 लाख का हो गया है। लेकिन मुश्किल ये है कि इन विनाशकारी खर्चों को सरकारी पैमानों में बहुत कम वेटेज मिला हुआ है, जिससे रोज़मर्रा की जो असली महंगाई है वो कहीं छुपकर रह जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि भारत का डायग्नोस्टिक्स यानी जो मेडिकल टेस्ट्स का मार्केट है वो करीब $15 बिलियन का है। $15 बिलियन! और कुछ समय पहले तक तो इसे सीपीआई के कैलकुलेशन में रखा ही नहीं गया था। मतलब जो असली खर्च लगातार आम इंसान की कमर तोड़ रहा है, वो इतना बड़ा सेक्टर महंगाई के सरकारी आंकड़ों से बिल्कुल गायब था। यही वजह है कि जो असली महंगाई हमें महसूस होती है वो सरकारी आंकड़ों से बहुत अलग लगती है। खैर, ये तो रही महंगाई की बात। अब जरा करेंसी और व्यापार के उस ट्रैप यानी जाल को समझते हैं और देखते हैं कि पिछले 14 सालों का सच क्या कहता है। अर्थशास्त्र की किताबों में अक्सर एक थ्योरी पढ़ाई जाती है। एक बहुत बड़ा मिथक है कि जब भी किसी देश की करेंसी कमजोर होती है, यानी अगर रुपया गिरता है, तो उस देश के एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात सस्ते हो जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपने आप बढ़ जाता है। सुनने में ये बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो कमजोर रुपया भी भारतीय निर्यातकों के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन पिछले 14 सालों का असली डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इन 14 सालों में रुपया 60% से ज्यादा गिर चुका है। अब अगर वो किताबी मिथक सच होता तो हमारे एक्सपोर्ट्स आसमान छूने चाहिए थे, है ना? लेकिन जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एक्सपोर्ट्स 25% से गिरकर 21% पर आ गए हैं। मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़े नहीं बल्कि और कम हो गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रुपया गिरता है तो निर्यातकों को जो कच्चा माल बाहर से मंगवाना पड़ता है वो भी तो बहुत महंगा हो जाता है। अब ये देखने के लिए
कि करेंसी को सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाता है, थोड़ा भारत के पड़ोसी और प्रतिद्वंदी देशों जैसे चीन और वियतनाम की रणनीतियों पर नजर डालते हैं। अगर वियतनाम को देखें तो वो बहुत ही सिस्टमैटिक और योजनाबद्ध तरीके से हर साल अपनी करेंसी को लगभग 3% डीवैल्यू करता है और इसके शानदार नतीजे भी मिलते हैं। उनके एक्सपोर्ट्स हर साल 14% से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ चीन की बात करें तो वो दुनिया भर में अपनी करेंसी यानी युआन के आधार पर बड़े बड़े लोन बांट रहा है ताकि युआन भविष्य में डॉलर की तरह एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सके। ये रणनीतियां हमारी वर्तमान की स्थिति से काफी अलग और मजबूत हैं। चीन की इस रणनीति का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जाम्बिया का। हुआ ये कि जाम्बिया पर डॉलर वाला बहुत कर्जा था। चीन ने बड़ी ही चालाकी से उस कर्जे को अपनी करेंसी युआन में रीफाइनेंस कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि बीच में जो ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज रेट का खर्चा था वो पूरी तरह हट गया और जाम्बिया के सीधे $250 मिलियन बच गए। इसके बदले में चीन को क्या मिला? उसने दुनिया भर में अपनी ही करेंसी के लिए एक बहुत गहरी और प्राकृतिक डिमांड पैदा कर दी। इसे कहते हैं स्मार्ट इकोनॉमिक्स। चलिए अब इन भारी भरकम मैक्रो इकोनॉमिक बातों से निकलकर वापस आम इंसान की जिंदगी और उसकी सेविंग्स पर आते हैं, खासकर हाउसिंग यानी घर खरीदने के उस भ्रम पर। रियल एस्टेट सेक्टर का एक ऐसा सच है जो वाकई चौंका देता है। आज देश में एक तरफ लगभग 2 करोड़ लग्जरी घर बनकर बिल्कुल खाली पड़े हैं, उनमें कोई नहीं रहता, और वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास के लिए 1.9 करोड़ अफोर्डेबल यानी बजट घरों की भारी कमी है। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और अगर कीमतों की बात करें तो गुड़गांव के आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। पिछले केवल 4 सालों के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी की कीमतें 93% और गोल्फ कोर्स रोड पर 80% तक बढ़ गई हैं। अब जरा सोचिए, क्या किसी आम नौकरी पेशा इंसान की आमदनी इस रफ्तार से बढ़ी है? बिल्कुल नहीं। असल में हो ये रहा है कि एनआरआई का पैसा और बिना हिसाब वाली संपत्ति सीधा रियल एस्टेट में पंप हो रही है और इसी वजह से एक अपना घर खरीदने का सपना आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरी स्थिति में, इस इकोनॉमिक इल्यूजन में खुद की वेल्थ को कैसे बचाया जाए? यहाँ काम आती है क्रिटिकल थिंकिंग। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, व्यक्ति को अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ बड़ी बड़ी आर्थिक सुर्खियों, सरकारी निर्देशों या अर्थशास्त्र की पुरानी किताबी परिभाषाओं पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना है। सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात और जो एक्शन लिया जा सकता है वो ये है कि आर्थिक सुर्खियों पर हमेशा सवाल उठाना चाहिए। सरकार जो महंगाई दर बताती है उसके बजाय अपनी खुद की पर्सनल इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करनी चाहिए कि भाई असल में हमारे रोजमर्रा के खर्च किन चीज़ों पर बढ़ रहे हैं। पॉलिसी की सीमाओं को पहचानना होगा और जितना हो सके बाहर से आने वाली महंगी और आयातित चीज़ों पर निर्भरता कम करनी होगी, तभी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहा जा सकता है। तो अंत में बस यही एक सोचने वाली बात रह जाती है कि अगली बार जब न्यूज़ में अर्थव्यवस्था से जुड़ी कोई बड़ी और चमकदार हेडलाइन सामने आए तो क्या उस भ्रम को वैसे ही मान लिया जाएगा या फिर क्रिटिकल सोच का इस्तेमाल करके उसके पीछे छुपी सच्चाई की खोज की जाएगी? इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सोच को पैना रखिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।